नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। संडे का दिन है। आप सभी को राजीव नारायण शर्मा का इंतजार होगा कि आज वो क्या बातें लाएंगे। हो सकता है कि इस इंटरव्यू में थोड़ा नेटवर्क खराब हो। मैं मसूरी आया था, बहुत दिन हो गए थे, छुट्टी नहीं ली थी, तो मैंने सोचा 2-4 वीडियो बोल दूंगा मसूरी में, लेकिन बाकी टाइम थोड़ा सा आराम कर लूँ। मतलब महीनों से कहीं निकला नहीं था, तो 2-3 दिन के लिए छुट्टी पे आया। लेकिन इतनी भीड़ है पहाड़ों पे, मुझे लगता है गर्मियों में पहाड़ों पे जाना नहीं चाहिए। मतलब हाल खराब है, पहाड़ बेचारे तरस गए होंगे कि कहाँ से हम इतना बोझा उठाएं, और मैं भी उनमें से एक शामिल हो गया। तो यहीं से मैंने प्रोग्राम किया है। थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हो सकता है आपको कहीं कहीं सुनने में थोड़ी परेशानी हो जाए। राजीव जी के प्रोग्राम से हर बार पहले मैं कहता हूँ कि आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट हो तो ये प्रोग्राम देखिए, ना हो तो मत देखिए। मेरा ज्योतिष में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं ये कार्यक्रम करता हूँ। राजीव जी की कुछ भविष्यवाणियाँ बहुत सही हैं। उन्होंने कहा था किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा। ये तब की बात है जब सारे एग्जिट पोल 400 450 सीटें कर रहे थे। और राजीव जी ने कहा भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाएगी। तो आज उन्होंने संघ को और भाजपा के रिश्तों को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। संघ के ऊपर भी कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है, ये इस इंटरव्यू में है। मोदी सरकार कहाँ कहाँ फंसेगी और संघ कहाँ कहाँ उलझेगा, ये सारी बातें इस इंटरव्यू में हैं। जबरदस्त बातचीत है, पूरा सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। उससे पहले चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं राजीव जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। आपकी काफी सारी चीजें सही हो रही हैं, एक आध चीज गलत हुई हुई, लेकिन बाकी चीजें ठीक हो रही हैं। आपने कहा था 5 अप्रैल को कि सहयोगियों के साथ मतभेद होंगे, पार्टी टूट सकती है, सहयोगी इस हद तक आ जाएंगे कि आपस में लड़ाइयाँ हो जाएंगी। अब मैं देख रहा हूँ संघ की तरफ से कुछ बयान आए हैं, बाद में सफाई भी आई है, बयान भी आए हैं। संघ कोई भी बात संघ का प्रचारक ऐसे नहीं कहता, उसके पीछे बड़ी गहराई होती है, बहुत गंभीरता होती है। तो जो इंद्रेश ने कहा कि पार्टी के अंदर अहंकार आ गया, यही बात आप कहते आए थे शुरू से। तो जो आप 5 अप्रैल को हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि पार्टी बीजेपी की जो जन्म पत्री आप देखकर बता रहे थे कि अपने सहयोगियों के साथ मतभेद विघटन, क्या हम संघ को भी इसी तरह सहयोगी मान सकते हैं? आपका क्या मानना है? क्या जो ग्राफ था, जो ज्योतिष का जन्म पत्री थी, उसमें ये भी आ रहा था? जी बिल्कुल। देखो संजय जी, ये कुंडली थी जो भाजपा की शुरू हुई है 6 अप्रैल 2024 को। इस कुंडली में ये तीसरा घर होता है वो सहयोगियों का होता है, और ये जो पांचवा घर होता है वो आपका आपके शिष्यों का होता है, और 9वां घर भी जो है आपका आपके गुरु का होता है। मतलब जो आपका संघ के लिए, अगर पिता, संघ कौन है भाजपा के लिए? पिता के समान है। तो अगर आपके पिता से मतभेद होंगे तो इसका मतलब 9वां घर पीड़ित होगा, सूर्य पीड़ित हो सकता है, और साथ में जो है क्या नाम है, आपके तीसरे घर का स्वामी हो गया मंगल। इसमें ये कन्या लगन की कुंडली बनी थी, मैं दर्शकों को रिपीट कर देता हूँ। कन्या लगन की कुंडली बनी है जो कि 6 अप्रैल 2024 को शुरू हुई, शाम के 6:31 पर। और इस ईयर का लॉर्ड बना शनि, और मुंथेस भी शनि है। मुंता 6वें घर में गई है, तीसरे घर का स्वामी मंगल हुआ, जो 6वें घर में, 6वां घर होता है रोग ऋण शत्रु का। मतभेद अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में, मेरे ही नहीं, संस्था हो, कोई भी हो, तो 6वां घर जरूर होगा। दर्शक हमेशा हमेशा के लिए प्रिंसिपल लिख लें कि जब भी किसी भी रिश्ते से आपका, चाहे पिता से झगड़ा होगा तो 6वां घर, जहां जहां 6वें घर का स्वामी जाएगा, संबंध बनाएगा, उसी एरिया में बायोलॉजिकल रिलेशन से आपके झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो तीसरा घर सहयोगियों का है, तो वो झगड़े का इंटायर को वो 6वें घर में चला गया मंगल। तो इसमें कुंडली पूरी बता देता हूँ। 6वें घर में कुंभ राशि में मंगल, शनि, चंद्र और मुंथा आई थी, और 7वें घर में शुक्र, राहु, सूर्य थे, और 8वें घर में लग्नेश, बुध, वक्री और अस्त थे, और बृहस्पति भी इसी के अंदर थे, जो चौथे भाव के 7वें भाव के स्वामी हैं। तो हमने आपके पिछले प्रोग्राम में दर्शकों को बताया था कि जब भी किसी का तलाक होता है, जैसे किसी की मैरिज अगर टूटेगी, तो मैरिज टूटने का सिद्धांत है कि 8वां घर या तो 7वें घर में चला जाए। 7वां घर है, दर्शकों को बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट का होता है, समझौते का होता है, और विवाह का भी 7th हाउस मैरिज का देखा जाता है। तो उसमें 8वां घर हमने आपसे कहा था परमानेंट संबंध विच्छेद का होता है। अगर कहीं भी 8वां घर चला गया तो उसी से संबंध हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बृहस्पति 7वें घर का, इस कुंडली में जो वर्षफल भाजपा का हमने शेयर किया था, उसमें बृहस्पति 8वें घर में गए हैं, और तीसरी दृष्टि से शनि से पीड़ित हो रहे हैं, जो कि 6वें भाव में बैठा है।
और साथ में 12वें घर का इसमें स्वामी जो है सूर्य भी बैठा हुआ है। 12वां घर होता है त्याग पत्र देने का, और शुक्र जो है इस कुंडली का आपका दूसरे घर का स्वामी है, और 9वें घर का स्वामी भी है। तो 9th हाउस जो होता है पिता का होता है। तो भाजपा जो किसकी आइडियोलॉजी से बनी है? भाजपा बनी है आइडियोलॉजी से, आरएसएस की आइडियोलॉजी से। तो आरएसएस के साथ भी इनके मतभेद होंगे, ये 6 अप्रैल 2024 की कुंडली से ही निश्चित हो गया था। और बकायदा देखिए, मैंने उसमें पढ़ के आप लोगों को सुनाया था। मैं ये राइटअप जरूर आप अपने दर्शकों को दोबारा दिखाइएगा। इस राइटअप में मैं लिखता हूं कि इनके मुंथे 100 वर्ष के स्वामी शनि 6वें भाव में है। इनके लिए भविष्य में कानूनी लिटिगेशन, इनके महत्वपूर्ण नेताओं के गंभीर बीमारियों, अन्य अशुभ समाचार का योग बना रहे हैं। इस वर्ष पार्टी के बिखरने और टूटने का, सहयोगियों के साथ झगड़े का भी योग है। और भाजपा, मैंने आपको वो भी बताया था कि भाई भाजपा का क्लियर मेजोरिटी नहीं आएगी, इसी कुंडली में मैंने ये भी चर्चा की थी। तो ये आरएसएस के साथ जो हुआ है ये ऐसा ही नहीं हुआ, इसी का गृह चाल ने अपनी स्टोरी 6 अप्रैल को ही लिख दी थी। रिजल्ट आपके 4 जून को आए हैं, और 4 जून के आने के बाद ही आप देख रहे हैं कि निरंतर किस तरह की बयानबाजी हो रही है। और सबसे पहले आरएसएस प्रमुख ने जो कहा था कि भाई जो स्वयंसेवक है, आपने बहुत सारे पॉलिटिकल प्रोग्राम भी किए हैं, कि स्वयंसेवक को एरोगेंस नहीं आना चाहिए, उसके अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात यह कह दी कि विपक्ष भी डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है और विपक्ष को भी उतना ही स्पेस मिलना चाहिए, ये संघ के प्रमुख ने कही। इसी से हड़कंप मच गया। उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने आर्टिकल पढ़ा था, पूरा आर्टिकल आया है, जो ऑब्जर्वर ने लिखा था, जो पांचजन इनका मैगजीन है आरएसएस की, उसने तो और ज्यादा मोहन भागवत से भी 2 कदम आगे बढ़ करके अटैक कर दिया। क्या अटैक किया? उन्होंने ये कहा कि भाजपा में जो मूल भाजपा है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। मूल भाजपा मतलब जो 6 अप्रैल 1980 को भाजपा बनी थी, मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण अडवाणी, अटल जी और भी कई 2-4 बड़े नेता थे, उन लोगों ने जो नानाजी देशमुख भी थे, उसमें जो भाजपा बनाई थी, वो भाजपा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। क्योंकि दर्शकों की जानकारी के मैं बता देता हूं कि 240 जो अभी एमपी भाजपा के जीत के आए हैं, इस नरेंद्र मोदी और गुजरात लॉबी की जो भाजपा है, गुजरात लॉबी से मतलब है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा, जो 2014 से शुरू हुई है, उस भाजपा में 126 सीटें संजय जी उन्होंने कांग्रेस बैकग्राउंड के नेताओं को दी थी, इलेक्शन के लिए टिकट दिए थे। और मजे की बात देखिए, कांग्रेस का परफॉर्मेंस इसको मानिए कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी के मानने वाले पुराने नेता 126 में से 106 जीते हैं, 106। और तो इसका मतलब है अगर हम 240 में से मोटा मोटा घटा दें, माइनस कर दें 106 को, तो मूल भाजपा तो 134 ही आई है इस बार। तो ये संघ के लिए भी चिंता का विषय है और ऑब्जर्वर के लिए भी चिंता का विषय है। जो भी आरएसएस के मतलब आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं, उनके लिए चिंता का सबब है कि ये भाजपा जो है कम होती जा रही है। नरेंद्र मोदी को सत्ता जरूर ये इनके प्रकार ने मिल गई, मतलब साम दाम दंड से वो कैसी तरह से नीतीश कुमार को और उनको बिठा के जोड़ के लिए उन्होंने लेती। अभी तो शपथ ली है, अभी तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी इनको लोकसभा में लेना है। तो ये जो भाजपा बनी है ये दरअसल मूल भाजपा नहीं है, और ये 1996 के बाद सबसे खराब परफॉर्मेंस है। दर्शकों की जानकारी के बता, दर्शकों 161 या 162 सीटें आई थी 1996 में भाजपा की। तो आज भाजपा की प्रैक्टिकली भाजपा की 136 सीटें हैं, 240 में से 106 भगोड़े हटा दिए। और 5 जन ने साफ साफ लिखा है कि जिन भगोड़ों के जरिए भाजपा का रेपुटेशन भी खराब हुआ है, और उन्होंने तो सीधा सीधा अजीत पवार का नाम भी लिया है कि ऐसे करप्ट लोगों को आपने भाजपा में शामिल किया। इससे भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है, जो वर्षों से, जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी भाजपा की सेवा करने में, संघ की सेवा करने में, और उनको कुछ नहीं मिला। उनको तो केवल ठन गोपाल मिला। तो वो बेचारे पहले किसी की चप्पल उठा रहे थे, अब भगोड़ों की चप्पल उठा रहे, तो उनका तो निरंतर अपमान हो रहा है। यही कारण था कि भाजपा का जो कार्यकर्ता था इस चुनाव में मूलतः उदासीन दिखा। जो आप लोगों ने, पत्रकारों ने भी जिस चीज को कहा कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो काम नहीं कर रहा है, तो ये संघ ने ये सारे विषयों को इसमें उठाया है। और खास तौर से उन्होंने कहा कि करप्ट लोगों को लेकर के जो सत्ता बनाई गई है, ये भाजपा की मूल आत्मा के विरुद्ध है।
राजीव जी, ये बताइए कि आप मुझे कि जो संघ की जन्म पत्री, क्या वो संघ की भी जन्म पत्री आपके पास है? और जी अगर जी है तो क्या ये भाजपा के साथ रिश्ते कैसे हैं? मतलब ये जो अभी बिखराव शुरू हुआ, टकराव शुरू हुआ, मोदी जी को लगता है कि वो सीनियर हैं, वो संघ में पहले आए, भागवत बाद में आए, तो मैं क्यों जाऊं वहां पे? तो वो पहले प्रधानमंत्री हैं, 10 सालों में पहली बार तो वो नागपुर रुके नहीं थे चुनाव से पहले। गडकरी साहब उनसे मिलने नहीं आए थे। लेकिन ये जो लड़ाइयाँ हैं, क्या ये दोनों की जन्म पत्री ये बताती है कि लड़ाइयाँ अभी और बढ़ेंगी और विकराल रूप लेंगी, या दोनों के कुछ ग्रह ऐसे संयोग से मिलते हैं कि कोई आगे चल के बीच का रास्ता निकल आएगा, समझौता हो जाएगा? क्या आपको लगता है, या आपके पास कुछ ऐसा आधार है दोनों की जन्म पत्री को लेकर? जी, बिल्कुल मेरे पास है, क्योंकि हमने कहा कि हमने आरएसएस की कुंडली के ऊपर भी बहुत चर्चा की थी। सबसे पहले दर्शकों को भाजपा की जो जन्म कुंडली दिखा रहा हूं, ये 6 अप्रैल 1980 की कुंडली है, 6 अप्रैल 1980 की। और तीसरे घर में देखिए सारे पाप ग्रह मौजूद हैं। भाजपा की कुंडली मिथुन लगन की है। इनके तीसरे घर में मंगल वक्री, राहु, जुपिटर वक्री, शनि वक्री, और इनके छठवें भाव में चंद्रमा नीच का है, 9वें घर में बुध और केतु है, और 10वें घर में सूर्य है, और 12वें घर में शुक्र है। शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि है 10वीं, और 5वें घर पर इनकी तीसरी दृष्टि शनि की है। मैं आपको एक और बता देता हूं, भाजपा के शासन में एजुकेशन माफिया बढ़ेंगे, ये भी योग है। ये जो आप पेपर लीक वगैरह की जितनी घटनाएं देख रहे हैं ना, तो भाजपा की कुंडली में ये एजुकेशन माफिया का योग भी है, क्योंकि 5वें घर से वैदिक ज्योतिष में एजुकेशन देखी जाती है। उसके ऊपर तीसरी दृष्टि शनि की आ रही है, और शनि की दृष्टि आपकी 12वें घर में बैठे शुक्र के ऊपर भी जा रही है। तो इसीलिए निरंतर सेक्स स्कैंडल में भी भाजपा के नेताओं के नाम आते रहते हैं, और आते रहेंगे आगे आने वाले टाइम में भी। और इनमें वर्तमान में चंद्रमा में बुध की दशा चल रही है। आप ही के प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि 17 फरवरी को मैंने कहा 17 फरवरी से भाजपा के लिए मति भ्रष्ट होने का योग चल रहा है। तो उस मति भ्रष्ट होने का मतलब है बुध और चंद्रमा आपस में ग्रेट शत्रु हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और बुध जो है इंटेलेक्ट का कारक है। और वैदिक ज्योतिष के नियमों के अनुसार बताता हूं, फंडामेंटल सिद्धांत है, अगर बुध जो है पाप ग्रहों से पीड़ित हो, खासतौर से राहु केतु से, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कपटी योग होता है। कपट मतलब आप समझते हैं, छल कपट, जो राहु केतु के अंदर भी था, कि राहु केतु ने भी समुद्र मंथन के समय जब उनको अमृत निकला था, तो अमृत में वो चुपके से जो है देवताओं की लाइन में घुस गए और अमृत पी लिया, अमर हो गए। फिर बाद में चंद्रमा और सूर्य ने जब शिकायत करी है भगवान विष्णु से, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन उड़ा दी। तो इसीलिए वो दोनों राक्षस आज भी राहु केतु के दिख में जाते हैं, जिनका ये राहु आपका धड़ है, सर है, और धड़ जो है केतु माना गया है। तो बीजेपी की कुंडली में कपट का योग है नंबर 1, और पिता से झगड़े होंगे, मतलब आइडियोलॉजी जो 9वां घर जो है पिता का होता है, तो पिता से झगड़े होंगे। ये भी भाजपा की कुंडली में, जन्म कुंडली में भी आ रहा है कि देर अबेर ये संघ के साथ इनके झगड़े जरूर होंगे। ये भाजपा की जन्म कुंडली में भी आ गया। और मैं आपको बता रहा हूं कि भाजपा ने जो अभी जो चंद्र कुंडली है इतनी खराब है इनकी भाजपा की, कि भाजपा ने जो सत्ता भी हासिल की है, इसमें भी अभी आने वाले टाइम में खुलासा होगा कि इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए इन्होंने सारे हथकंडे अपनाए। तो पहला मूल सवाल आपका यह आया कि संघ के साथ, चूंकि भाजपा की कुंडली में पिता का घर पीड़ित है, तो इसका मतलब है उनकी जो पेरेंट संस्था है, पेरेंट संस्था जहां से ये भाजपा का उदय हुआ है, आरएसएस से ही जनसंघ निकली थी, और जनसंघ वही बाद में आकर के भाजपा बनी है 6 अप्रैल 1980 को। अब मैं आपके दर्शकों को दिखाता हूं वो कुंडली जो दर्शक जिसका इंतजार कर, 27 सितंबर 1925, ये आरएसएस की कुंडली है। 27 सितंबर 1925 की आरएसएस की कुंडली है। ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। दूसरे घर में इनके बृहस्पति है, और इसका 9:56 पे है, जन्म हुआ था। दूसरे घर में बृहस्पति, तीसरे घर में चंद्रमा राहु केतु के साथ, और 9वें घर में राहु, इनके 11वें भाव में सूर्य मंगल और बुध हैं, और 12वें भाव में शनि और शुक्र भी हैं। इसका एक मायने बता देता हूं संजय जी, कि ये जो कुंडली बनी थी, वृश्चिक लगन होता है स्थिर लगन, जो हमारे जब हम 12 राशियां हैं, तो दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं, 1, 4, 7, 10, मेष, तुला, कर्क और मकर, ये चर लगन है, मूवेबल साइन।
और स्थिर लगन हमेशा किसी चीज में स्टेबिलिटी का फैक्टर अगर देखेंगे तो फिक्स साइन चाहिए होते हैं। फिक्स साइन है 2, 5, 8, 11, मतलब वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये आपकी फिक्स लगन है, मतलब स्थिर राशियां हैं। और आपकी दो संभाव राशि डुअल साइन होते हैं 3, 6, 9, 12। तो चूंकि वृश्चिक लगन लिया गया, और जानकारी के लिए भी बता देता हूं कि आरएसएस की जो स्थापना हुई है वो की थी उन्होंने डॉक्टर बलीराम हेगडेवार जी ने। डॉक्टर बलीराम हेगडेवार जी जो है एक स्वयं बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं, एस्ट्रोलॉजर थे, और उनको अक्सर उनके मित्र, एक तो हाइट उनकी अच्छी थी और बहुत स्थूल काय शरीर था, मोटे थे, तो लोग उनको अक्सर हनुमान कहा करते थे। और खाते बहुत थे, बहुत खाने के शौकीन थे। जब भी कहीं अगर कोई बुलाया जाता तो इतना खा जाते थे कि लोग कहते देखो ये आ गया हनुमान, ये अब सब भोजन खत्म कर देगा। ये इसलिए जानकारी बता रहा हूँ, ये पुस्तक मैं दिखाता हूँ। ये पुस्तक हमारे बहुत अच्छी किताब डिप्स इनटू डिविनिटी, एस्ट्रोलॉजी एंड हिस्ट्री। इसमें पूरा हमारे गुरुजी के.एन. राव जी ने पूरा आरएसएस के ऊपर जो है एक डॉक्टर हेगडेवार जी के ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा है और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस लिखी है, क्योंकि राव साहब नागपुर में पोस्टेड थे और नागपुर में रहते हुए ही उन्होंने आरएसएस की पूरी बायोग्राफी, कोई मिस्टर पालकर हुए हैं, मिस्टर पालकर ने हेगडेवार जी की जो क्या नाम है बायोग्राफी लिखी, उसी से कंटेंट में उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल इसकी पैरामीटर निकाले थे। अब ये जो कुंडली बनी है, ये मंगल इसका स्वामी है, आरएसएस की कुंडली का। और जो मैंने भाजपा की कुंडली आपको दिखाई है उसका स्वामी बुध है। तो याद रखें दर्शक, किसी के साथ मित्रता करनी है, उसका एक मूल सिद्धांत बता देता हूं आपको। जैसे पार्टनरशिप कर रही है या आपके संबंध बहुत अच्छे बनेंगे, जैसा संजय जी आपका कुंभ लगन है, मेरा शुक्र का लगन है, तो शुक्र और शनि आपस में ग्रेट मित्र हैं। तो भाजपा की कुंडली में और आरएसएस की कुंडली में विरोधाभास है, क्योंकि भाजपा का कुंडली का लग्नेश बुध और आरएसएस की कुंडली का लग्नेश मंगल, ये आपस में ग्रेट एनिमी है। अब ये झगड़े कहां पर होंगे, किस बात के होंगे, हम उस विषय पे आगे आएंगे, क्योंकि झगड़े का योग तो अभी शुरू हुआ है और आगे बढ़ता चला जाएगा। ये ऐसी बात नहीं उठी है जो नड्डा ने जो बात कही थी कि संघ की हमको आवश्यकता नहीं है, उसके मूल कारण में दर्शक समझें। वो इसलिए कहा था क्योंकि धीरे धीरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भाजपा का कांग्रेसीकरण कर दिया है, तो वो मूल जो है आरएसएस विचारधारा की भाजपा रही ही नहीं। तो इसीलिए अब आप बताइए 240 में से अगर 106 एमपी आपके कांग्रेस बैकग्राउंड के होंगे तो वो काय को संघ की बात मानेंगे? संघ को तो ठेंगा दिखा देंगे मोहन भागवत को कहें भागो यहां से, क्योंकि तुम्हारे को हम पूछते नहीं। और आपको बता देता हूं कि जो संघ का धीरे धीरे वजूद, नरेंद्र मोदी जी जब 2001 में सत्ता में आए थे गुजरात में, वहां पर भी उन्होंने यही काम किया था। विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया जी का इस्तेमाल किया, उनको भी धोखा देकर के बाहर कर दिया, संघ को खत्म किया। सेम केस उन्होंने यहाँ पे किया। जब 2014-15 में आए थे तो उस समय एक इनके संघ के बहुत बड़े प्रचारक हुए हैं जो कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करते थे, और उस समय संघ की ताकत बता दूं आपको, ताल कटोरा स्टेडियम में उस कोऑर्डिनेटर ने, जो संगठन मंत्री होता है, जो भाजपा संघ और पार्टी के बीच में समन्वय का काम करता है, तो उन्होंने ताल कटोरा स्टेडियम में एक बकायदा एक ऑफिस खोला था और पीएमओ की सारी मंत्रालय की फाइल उनके पास जाया करती थी। मतलब उनके पास रिकमेंडेशन में ये होता था किसको सेक्रेटरी बनाना है, किसको हटाना है, किसको करना, उसका इतना इंटरफेरेंस बढ़ गया था। बाद में धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जी ने उनको साफ किया। आज वो संघ के जो बहुत बड़े प्रचारक, बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, जो नंबर 3 पोजीशन पर आते हैं, मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले के बाद उनका तीसरे चौथे नंबर पे नाम है। आज वो साइडलाइन हो गए, बिल्कुल जीरो हो गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उनका सारा इंटरफेरेंस सब खत्म कर दिया। तो नरेंद्र मोदी जी ने धीरे धीरे अपनी पोजीशन ऐसी स्ट्रॉन्ग कर ली कि अब संघ की वहां पर कोई पोजीशन में नहीं। एक रामलाल हुआ करते थे, मैं पर्सनली रामलाल जी के पास बहुत बैठा करता था पार्टी के दफ्तर में, तो वो भी यही काम करते थे कि जितनी भी लोगों के देश भर में नौकरियां लगती है ना, जो ट्रांसफर पोस्टिंग, उनकी फाइलें रामलाल जी के पास जाती थी, रामलाल उनको पीएमओ में पहुंचाते थे। और रामलाल जी भी आप जो है पूरा बाहर करके और आज संघ में जुड़ गए हैं। वो भाजपा के और पार्टी के कार्यक्रमों से उनको पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। तो ये धीरे धीरे इस तरह से संघ और भाजपा के बीच की दूरी बढ़ती चली जा रही है और आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। उसका कारण ये है क्योंकि भाजपा
कि जो संघ की विचारधारा वाले लोग धीरे धीरे यहाँ से कमजोर होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। आज की डेट में भी थोड़ी बहुत अगर विचारधारा के बड़े लोग नेता कौन बचे हैं? राजनाथ सिंह जी और नितिन गडकरी, उसके बाद तो कोई बचा नहीं है इनके पास में। तो ये सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को शेयर और करना चाहता हूं, ये हेडगेवार जी ने जो भाजपा जो बनाई थी, सॉरी ये संघ बनाया था, उसका मूल क्या नाम है, उद्देश्य क्या था? ये एक किताब मैं आपको दिखाता हूं। इनका देखो मूल उद्देश्य ये था, हाँ, उन्होंने ये जो संघ की स्थापना की थी, वो लिखते हैं कि those who want to save their religion must have the collective strength to do it. It was the basic idea to form the RSS. उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जी ने उस दौरान हिंदुओं को मोबिलाइज और इकट्ठा करने के लिए संघ की स्थापना की थी। और ये बकायदा 27 सितंबर 1925 को, मैं बहुत बड़े आरएसएस के प्रचारक जिनके पिताजी हेडगेवार जी के साथ काम किए हैं उन्होंने नागपुर में, उन्होंने मुझे सारी जानकारी दी है। उन्होंने बताया 27 सितंबर 1925 को लगभग सुबह के 10 बजे के आसपास मीटिंग होती है हेडगेवार जी के घर में फर्स्ट फ्लोर पर, और 17 लोग उस मीटिंग में थे। और उन्होंने कहा कि हम संघ की स्थापना करेंगे, और संघ का मूल जो उद्देश्य होगा वो केवल धर्म की रक्षा करना और धर्म के प्रचार प्रसार, लोग घर घर में हिंदू धर्म की या हिंदू वैदिक रीत की जो है मान्यताएं बढ़ें, इस पर हम काम करेंगे। उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, और हम कोई उसकी वर्षगांठ या हमारी उसकी सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली नहीं मनाएंगे। ये संघ के हेड और संस्थापक हेडगेवार जी के विचार थे। बाद में कालांतर में धीरे धीरे संघ में जो आपके होते हैं, क्या इनका जो टॉप लीडर जो होता है ना, जैसे मोहन भागवत जी हैं, संघ कारवाह कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, तो वो संघ प्रमुख जो होते हैं, संघ प्रमुख जो है बीच में बाद में डिरेल्ड हुए हैं संजय जी। वो डिरेल्ड कहां पर हुए हैं कि जो एक के सुदर्शन होते थे, शेषाद्री होते थे, इन लोगों ने पुरी के शंकराचार्य जी के साथ मीटिंग में एक बात कही थी, कई वर्ष पुरानी बात है, ये बड़ी गोपनीय बातें आज दर्शकों के सामने शेयर कर रहा हूं। तो पुरी के शंकराचार्य जी ने ये पूछा था उनसे कि तुम लोग राम मंदिर बनाना चाहते हो या राजनीति चाहते हो? तो उन संघ के बड़े बड़े प्रमुखों ने ये कहा था, बड़े बड़े प्रचारकों ने, कि हमारा राम मंदिर तो मुद्दा एक कमजोर मुद्दा है, लेकिन दरअसल हम देश की सत्ता को हासिल करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। ये संघ प्रमुख ने उस समय आपके पुरी शंकराचार्य जी को स्टेटमेंट दिया था। तो मैं अब आने वाले टाइम में ये बता रहा हूं कि क्या होने वाला है। आपके आने वाले टाइम में यह है कि संघ के लिए भी खतरनाक समय आ गया है, कि संघ की जो महत्वाकांक्षा, मैंने आप देखिए दर्शकों को लिखा है कि ये लिखा है काम भोग सेक्स स्कैंडल, संघ की शुक्र की महादशा शुरू हो गई है। ये संघ के प्रचारकों के लिए खतरनाक टाइम है। शुक्र इनके 12वें घर में शनि के साथ है, तो याद रखिए 12वें घर का शनि और शुक्र अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। ये भोग विलासता का, काम का, डिजायर का और नाना प्रकार की सांसारिक भोगों की इच्छाओं का घर है इसमें, और ये अपमान का भी घर है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा है मून एंड केतु आर टुगेदर इन द नक्षत्र ऑफ 10th लॉर्ड सन, प्लैनेट्स ऑफ रूलर पॉलिटिक्स, प्लैनेट्स ऑफ रिलीजन जुपिटर इन द नक्षत्र ऑफ प्लैनेट ऑफ डिजायर, काम लोभ, वीनस इंडिकेट्स आस्था की आड़ में संसारिक भोग की कामना। ये आरएसएस की कुंडली बता रहा हूं कि आरएसएस की कुंडली में है आस्था की आड़ में भोग विलासता, सांसारिक भोगों की कामना। शनि वीनस की दशा 14 सितंबर 1986 से शुरू हुई, जहां से आरएसएस की सत्ता की कामना पैदा हुई है। याद करिए 1986 से। उसके बाद उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा 89 में पकड़ा है, क्योंकि जब शनि, उस समय शनि की शुक्र की दशा चल रही थी, तो दर्शक इससे सिद्ध हो गया कि आपके अंदर भोग की बात थी, तो राम मंदिर का आंदोलन खड़ा किया गया विश्व हिंदू परिषद को आगे करके। इसके बाद लगातार दशाएं महत्वाकांक्षा की बढ़ रही हैं। 1998 से 2015 में बुध की दशा आई, जो लाभ स्थान में बैठा है। 2015 से 2022 तक केतु की दशा। अब नवंबर 2022 से 2042 तक आरएसएस की कुंडली में शुक्र की महादशा शुरू हो गई, जो 12वें घर का स्वामी भी है और शनि के साथ बैठा है उच्च का। तो शनि और
शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन मैं बता देता हूं, ये बेसिकली सेक्स का कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल सेक्स का या डिजायर का या भोग का, केवल स्त्री का ही बात नहीं है। इसीलिए आज संघ के बड़े बड़े प्रचारक ये कहते हैं कि जो संघ के दफ्तर खुले हैं पूरे देश भर में, वो 5 स्टार होटल जैसे बने हैं। तो ये, जबकि वो हमारे को जो प्रचारक महोदय नागपुर वाले बता रहे थे कि हेगडेवार जी की कभी इच्छा नहीं थी। हेगडेवार जी ने संघ को केवल और केवल एक सांस्कृतिक एंड सामाजिक कल्याण की संस्था के रूप में विजुलाइज किया था। आज ये संस्था सत्ता की भोगी बन गई है। तो अब इनके बीच में, बीजेपी और संघ के बीच में ये टकराव इसलिए बढ़ेगा क्योंकि बेसिकली सत्ता के ऊपर कंट्रोल करने की फीलिंग आ जाएगी। संघ चाहेगा कि भाजपा के लोग, भाजपा हमारी बातों को माने, और भाजपा चाहेगी जो इस वर्तमान भाजपा है कि संघ किसी तरह से यहाँ से दूर रहे और हमारे मामलों में इंटरफियर ना करे। तो ये जब इस तरह की चीजें होने वाली हैं आने वाले टाइम में। एक बात बताइए मुझे राजीव जी, आपने कहा कि राम मंदिर का जिक्र छेड़ा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपने मेरे शो में एक बार कहा था, तो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा था, तो आपने कहा था मंदिर के ऊपर जब तक पताका ना फैल जाए, मंदिर कंप्लीट नहीं हो जाए, तब तक भगवान की मूर्ति रखी नहीं जा सकती। अयोध्या हार गए, भगवान राम का श्राप होगा तभी हारे। लेकिन अब विडंबना देखिए कि भगवान राम का नाम लेना ही बंद कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। कहा कि जय जगन्नाथ, वो पहले जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जीतने के बाद संबोधित किया, एनडीए की बैठक हुई, राम का नाम ही नहीं लिया। और अब नई सूचना आ रही है, अयोध्या जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं। आज मैंने देखा कि पता चला कि अयोध्या में जो फ्लाइटें आ रही थी वो कैंसिल कर दी गई हैं। अयोध्या में यात्री कम हो गए हैं। तो जिन लोगों ने जमीनें ली थी, अमिताभ बच्चन ब्रांडिंग करने आ रहे थे, जमीन ले लो, प्लॉट ले लो, सब गुजराती भाई ठेकेदारी करने आ रहे थे। तो वो अयोध्या के लोग तो बड़े हैरान हैं कि अचानक क्या हो गया, फ्लाइट कैंसिल, यात्री कम। तो अयोध्या में ये कर क्या रहे हैं मोदी जी? और क्योंकि भगवान राम भी नहीं चाहते कि इस तरह के लोग यहाँ पे ठेकेदारी करने, जमीन में लूट खसोट करने, मंदिर के निर्माण में जो जमीन का ढोसला हुआ। और नृपेंद्र मिश्रा जो राम जन्मभूमि यज्ञ समिति के संयोजक अध्यक्ष हैं, उनका बेटा चुनाव हार गया। कारण यह कि जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो नृपेंद्र मिश्रा उनके प्रमुख सचिव थे। कार सेवकों पर गोली चलवाने में उनका नाम आता है, उनको राम मंदिर का अध्यक्ष बना दिया गया। चंपत राय पे तमाम आरोप लगते रहते हैं। उनका बेटा हार गया चुनाव, और अयोध्या की हालत की फ्लाइट कैंसिल कर दी जा रही है। ये हो क्या रहा है अयोध्या में, क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो पहले दर्शकों को जानकारी के लिए बता देता हूं, मेरी सफल भविष्यवाणी होने के बाद पहली बात तो मैं अपने हनुमान जी को साक्षात प्रणाम करता हूं, साक्षात दंडवत करता हूं। मैं हनुमान जी के 2 प्रसिद्ध तीर्थों के अगले हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में दर्शन करने जा रहा हूं। मैं वाराणसी के संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में भी दर्शन करने जाऊंगा, और उसके बाद मेरा लखनऊ आने का प्रोग्राम है। वहां से मैं अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जाऊंगा। तो हनुमानगढ़ी के दर्शन इसलिए करूंगा कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं महीनों तक हनुमान जी की साधना करके राम जी का मंदिर बनवाता, क्योंकि तुलसीदास जी ने साफ कहा है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। मतलब राम के द्वार पर बिना हनुमान जी के आज्ञा के, उनके आशीर्वाद के पहुंच ही नहीं सकते हो। तो जब ये मंदिर बनाता, और आपको पता नहीं मैंने डिटेल में उसकी पूरी थ्योरी समझाई थी, क्योंकि मैंने एक पूरा मंदिर राम जी का, हनुमान जी का, सीता जी का पूरा मंदिर पूना में बनवाया था, जिसकी सेवा में मैं रहा। मैं प्रमुख आचार्य था, और बाकायदा वास्तु के हिसाब से उसके 3 दिन तक अनुष्ठान हुआ था। और संजय जी, दर्शकों की जानकारी लेके बता देता हूँ, 50,000 मंत्रों का रोज जाप होता था, 50,000 मंत्रों का रोज डेली। 11 आचार्य थे, और उसका 1/10वें हिस्से से आपका मतलब जिसको दशांश कहते हैं, उससे हवन होता था। तो ये 3 दिन तक लगा रहा, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा 6 अप्रैल 2023 को हमने की थी। और उसके बाद हमको पता था कि इसकी टेक्निकल जो चीजें हैं, इसकी टेक्निकल जो मंदिर निर्माण करने के लिए क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो मेरी पूरी मेमोरी में था, क्योंकि मैंने कुछ महीने पहले तो पूरा किया था। इसीलिए पहला आचार्य मैं पूरे देश में मैं हूं, बल्कि दुनिया में, जिसमें मैंने राम मंदिर के अधूरे मंदिर के निर्माण के ऊपर मैंने कटाक्ष भी किया था, और उसके बारे में बताया भी था। जनवरी का पहला हफ्ता मैं उड़ीसा से आया था, जगन्नाथपुरी के दर्शन करके। जब मैंने, आपको याद है, मैंने राउरकेला से वो प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया था आपका, मैं राउरकेला में था उस समय जब प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम में मैंने सारा का सारा चीजें बताई थी कि जब तक मंदिर का ध्वज नहीं लगता, ध्वज जो है मंदिर का धर्म का प्रतीक है,
तब तक मंदिर पूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूं कि मैं अयोध्या जा रहा हूं कमिंग वीक में, लेकिन मैं जो हूं राम मंदिर के दर्शन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी दृष्टि में अभी भी वो मंदिर अधूरा है। वहां अधूरे मंदिर में बेशक आपने सुंदर सी मूर्ति लगा दी है, लेकिन प्रभु राम नहीं है वहां पे, परमात्मा का तत्व नहीं है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर कोई अनुष्ठान जीवन में, याद रखिएगा दर्शक, ये जान लें, आप अपने घरों में हवन यज्ञ कराते हो, अगर हवन यज्ञ कराने के बाद या किसी भी प्रकार के हमारे कर्मकांड के जितने भी शास्त्र हैं उसमें कहा गया है, अगर आपका अनुष्ठान कराने के बाद आने वाले दिनों में कोई अच्छे परिणाम नहीं आते हैं, इसका मतलब वो अनुष्ठान सफल नहीं हुआ। संजय जी समझ गए आप? उसके रिजल्ट अगर आप देखिए तो हमने आपके बताया, उस समय भी हमने की कुछ 2-3-4 वो घटनाएं मुझे याद नहीं है। राम मंदिर की जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी तो कुछ घटनाएं नकारात्मक हुई थी उस दौरान भी, जैसे उज्जैन की जो मूर्तियां उखड़ गई थी, नाना प्रकार की हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज दर्शक और भाजपा के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, दुनिया के सभी लोग इसका आकलन करें, चिंतन करें, क्या राम जी का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी और भाजपा और शाह की भाजपा को मिला? अयोध्या की सीट आप हार गए, उसके आसपास की सारी सीटें हार गए। लोग बता रहे राम जी जहां जहां से गए थे वहां सारी उस क्षेत्र की सीटें हार गए। और इतना ही नहीं, बनारस में भी जो नरेंद्र मोदी जी की जो कहते हैं कि जान मतलब मरते मरते बचे हैं, जो कहते हैं ना वर्ड एक आता मरते मरते बचे, कि जो प्रधानमंत्री पिछले 15 बरस से, बल्कि 2010 से इनकी ब्रांडिंग शुरू हुई थी, हजारों करोड़ इनकी ब्रांडिंग पे उद्योग जगत ने खर्च किया है, कॉर्पोरेट ने हजारों करोड़। और इनका आईटी सेल, महिमा मंडन, उनको महामानव बताने में, भगवान बताने में कोई चूका नहीं है। और संजय जी वो महामानव अपनी पिछली जीत से 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से कम जीत पर जीते हैं। पिछली बार शायद 3.5 लाख वोटों से ज्यादा जीते थे, आज 1.5 लाख। ऐसे ड्रामे हुए हैं। एक सहाय साहब हैं, तो वो जो उनके इनकम टैक्स की रेट वेट हुई थी, उन्होंने बनारस में कार्यक्रम कराया। उनके कुछ बताते हैं, उनके कुछ मित्रों ने कुछ ज़्यादा ही लंबी बयानबाजी कर दी थी, और ऐसे ऐसे लोग इकट्ठे हो गए थे, दाएं बाएं सब गारंटी दिया करते थे, अरे बनारस तो आप लाखों वोटों से जीत रहे हैं, आसपास की सीटें जिता देंगे थी, गारंटी रहते थे। तो ऐसे बदनाम लोगों को बनारस में इकट्ठा किया गया, और बनारस में ऐसे बदनाम लोगों को संग मिले के पहले 4 राउंड में तो प्रधानमंत्री हार रहे थे, 3 राउंड में, बाद में और 1.5 लाख वोटों से जीत क्या होती है। जो आदमी 400 सीट पार कर आ रहा था, जिसके डंका बज रहा था, वो खुद 2-3 राउंड में हार जाए। पता चला कि बाद में प्रशासन ने कुछ हुनर दिखाया, तो उस हुनर से भाई साहब 1.5 लाख वोटों से जीत पाए। तो इसका मतलब ये है कि अयोध्या के आसपास की सब सीट हार जाओ, बनारस के आसपास की सब सीट हार जाओ, आप सही कह रहे हैं। और फिर दूसरा, हार गए, चलो हार की चलती रहती है, अयोध्या के लोगों को भक्त गाली दे रहे हैं, अयोध्या के लोगों को गाली दे रहे हैं, ये भक्तगढ़ जोड़े हैं मोदी जी के, कि अयोध्या तुमने पाप कर दिया। भाई भगवान राम की नगरी में वही रहेगा जिसको राम बहुत प्यार करते हैं, गाली क्या देना उन लोगों को। फ्लाइटें कैंसिल हो जा रही हैं, बताइए आप क्या अयोध्या का क्या हाल करना चाह रहे हैं ये? अब अगर हार गए तो अयोध्या का हाल बेहाल कर देंगे राजीव जी। नरेंद्र मोदी को मेरे से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि इनके बारे में डॉक्टर शंकर सिंह बघेला जी से मैंने घंटों उन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारी दी है। एक लालजी भाई पटेल आरएसएस प्रमुख होते थे गुजरात के, उनसे भी मुझे जानकारी मिली है, और कई संघ के बड़े बड़े प्रचारकों से मेरे, जिनके साथ उन्होंने काम किया, मुझे सारी जानकारी मिली है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं बता देता हूं आप लोगों को कि नरेंद्र मोदी जी अयोध्या भविष्य में अब कभी नहीं जाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी इतने चिड़ू हैं, ये इतना चिढ़ते हैं, अगर इनको कहीं से भी जरा सा नेगेटिव बात सुनने को मिल जाए या इनके मन मुताबिक चीज ना हो तो इससे दुश्मनी पाल लेते हैं। तो आज अयोध्या वासियों से और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से ये मान लें कि नरेंद्र मोदी जी ने दुश्मनी अब मान ली है, अब वो वहां कभी नहीं जाएंगे। बल्कि नरेंद्र मोदी जी अब कभी भी बनारस में भी नहीं जाएंगे। अगर अगला चुनाव नरेंद्र मोदी जी रहे और चुनाव लड़ा तो याद रखना का देशवासी ये मेरी बात को नोट कर लें, नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे और गुजरात से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब उनका बेसिकली उत्तर प्रदेश से मोह भंग हो चुका है, क्योंकि उनको खुद को पता है कि बनारस की ये जीत उनकी जीत नहीं बल्कि हार के बराबर है। इसलिए वो माँ गंगा ने उनको गोद ले लिया है, और वो माँ गंगा से कहेंगे तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देख रहा हूँ। वो माँ गंगा को भी ऐसे ही छोड़ जाएंगे जैसे उन्होंने भी स्वयं अपनी सगी माता जी का अधूरा संस्कार किया था, इसी तरह से वो माँ गंगा को भी अधूरा छोड़ के जाने वाले हैं। वो राजीव जी एक सवाल और है, आपने कहा कि जो शपथ ली गई है, ये इसका काल बड़ा खराब है, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी,
उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं, जल रहे हैं। जब शपथ ग्रहण चल रहा था तब आतंकी हमला हो गया तीर्थयात्रियों की बस पर। जम्मू में लगातार 3 दिन तक हमले हुए, आतंकी हमले कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। छात्राएं सड़कों पर हैं, आंदोलन चल रहा है नीट में बेईमानी को लेकर, धांधलियों को लेकर। अचानक शपथ ग्रहण के बाद देश का माहौल ऐसा हो गया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। और गोदी मीडिया कह रहा है कि अरे वाह, इटली की प्रधानमंत्री ने मोदी जी के संग सेल्फी ले ली। इन सारे मुद्दों पे ध्यान नहीं है गोदी मीडिया का, फिर वो अपने चरण वंदना में शुरू हो गया। ये बिल्कुल क्या बिल्कुल। शपथ ग्रहण के जो काल है उससे ये सब प्राकृतिक आपदाओं का कुछ योग बनता है? ये मेरा आखिरी सवाल है, इसका जवाब दीजिए आप। हाँ, एक तो मैं ये बता देता हूँ आपको जानकारी के लिए, संघ की एक ये किताब दिखाता हूँ, ये जो बहुत अच्छी विचार नवनीत, ये संघ के लोग देखें, ये संघ के लिए बाइबल है, ये संघ के लोगों के लिए बाइबल है। इस पुस्तक में जो है साफ साफ लिखा है उन्होंने कि हिंदू धर्म जो है, इन्होंने माना है इसमें, ये डॉक्टर ये गोलवलकर जी की जितने स्पीचेस हुई थी उसका संकलन है। इसको बंच ऑफ थॉट्स के नाम से अंग्रेजी में छपी थी ये किताब, जिसमें लिखा है विचार नवनीत। इसमें साफ साफ लिखा है कि नेहरू जी को ये जब गोलवलकर मिले थे तो उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि नेहरू जी बहुत विद्वान थे और नेहरू जी ने इस बात को इनसे कहा कि यार तुम लोग ये क्या हिंदू हिंदू करते रहते हो, अब भारत के रूप में भारतवासी कहा करो, आप हिंदू हिंदू क्यों शब्द करते हो। तो इन्होंने बड़ा इसमें बेतुका कुतर्क दिया हुआ है। एक तरफ ये इस पुस्तक में लिखते हैं कि ऋग्वेद में सप्त सिंधु नाम से एक शब्द आया है कि जो सिंधु जो है हमारे जो 7 लोग होते हैं, 7 द्वीप होते हैं, उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता वाले लोग हम लोग भारतीय कहलाते हैं। तो उसमें उन्होंने इसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि विदेशी लोग इसको उच्चारण नहीं कर पाते थे सा का, तो उसको हा करते थे, हा से वो हिंदू शब्द बन गया। तो अपने आप में मैं आज दर्शकों को बताना चाहता हूं कि राम मंदिर के इस फ्लॉप शो के बाद आरएसएस को चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद को बंद कर दें, क्योंकि ये विदेशी नाम है इसी पुस्तक के अनुसार, ये इसी पुस्तक के अनुसार विदेशी नाम है, क्योंकि ये खाड़ी के देश जो मुसलमान जो थे, गल्फ के लोग, वो सिंधु को हिंदू कहा करते थे। तो ये अब विश्व हिंदू परिषद का कोई औचित्य नहीं है, मंदिर आपने बनवा लिया, वैसे भी हिंदू शब्द हमारा विदेशी है। तो आने वाले टाइम में क्या नाम है, इस चीज की कोई औचित्य नहीं रह जाती। अब आता है मैं अगला प्रश्न का जवाब मैं आपको बताता हूं। मैंने आपके ये कहा था, ये हॉरोस्कोप है, ये नरेंद्र मोदी जी ने जो ओथ ली है 7:23, पहले 15 मिनट की कुंडली दिखाई थी, लेकिन एक्चुअली उन्होंने ओथ जो है 7:23 पे ली है। तो ये कुंडली जो बनी है इसमें वृश्चिक लगन की कुंडली बनी, जैसे वो मैंने आपकी संगी बताई थी। और इस कुंडली में 6वें 12वें और 8वें घर के स्वामी के दृष्टि आ रही है, लगन पर दृष्टि आ रही है। ये कुंडली में आपके 4थे घर में शनि, 7वें घर में बृहस्पति, बुध, सूर्य और शुक्र हैं, और 6वें घर में मंगल है जो शनि से पीड़ित हो रहा है, उसकी 8वीं दृष्टि लगन पर जा रही है, और चंद्रमा को भी ये पीड़ित कर रहा है जो 9वें घर में बैठा है। तो इस कुंडली में मैंने लिखा, दर्शकों को दिखाइए, 5th हाउस एफ्लिक्टेड, हेंस स्कैम रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर्स लाइक नीट एक्सेट्रा, शिक्षा से संबंधित स्कैम ओपन होंगे। इसमें लिखा है डिफिकल्ट लाइफ, जब अगर 6, 8, 12 की मेरी कुंडली होती तो मैं अपने आप को मान लेता कि मेरा जीवन आयु ज्यादा नहीं है। इस कुंडली के अनुसार इस सरकार की आयु ज्यादा नहीं है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर लग्नेश 6, 8, 12 ग्रह जो संकट के ग्रह ज्योतिष में माने गए हैं उनके अनुसार और उनका प्रभाव होता है संजय जी, तो वो कुंडली में उसके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट रहेगा हमेशा, और नाना प्रकार के उसको जीवन में संकट आएंगे, सफरिंग्स आएंगी, सेटबैक्स मिलेंगे, चैलेंजेस मिलेंगे, और उनका फेलियर होगा, अपमान होगा बराबर। तो और इनका 9वां घर जो पीड़ित है, तो 9वां घर में क्या मतलब मेलाफाइड इंटेंशंस इनके रहेंगे, जैसे राहु केतु राक्षस के रहे हैं। इसका अर्थ और बता दे तो उनका 5वां घर जो है पाप कर्त्री में है, 5वां घर होता है बुद्धि में। तो इस सरकार की जो इंटेलेक्ट है, मतलब जो सोच होगी, वो इतनी दूषित होगी कि ये हर चीज को उल्टा करने की कोशिश करेंगे। और मतलब जो है, चाहे जैसे अब सहयोगी जो जुड़े हैं नीतीश कुमार और जो है चंद्रबाबू नायडू, और मैंने कहा जितने भी छोटे मोटे दल जुड़े हैं, ये इनको खत्म करने की चेष्टा जरूर करेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि इनका 5वां घर पीड़ित हो गया। 5वां घर पीड़ित है, 5वां घर मैंने कहा ना बुद्धि का होता है वैदिक ज्योतिष में, और 5वां हमारे विचार शक्ति भी होता है। तो इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं,
और इसमें नाना प्रकार के एक कुंडली और मैं डिस्कस करता हूं आज आपको। ये रिसर्च है, हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि हमने ज्योतिष जो है कोई शौक से नहीं पढ़ी है, बकायदा पढ़ी है और रिसर्च की है 13-14 बरस से। ये एक संगठा चक्र होता है, ये दर्शक देख लें, ये आप दिखाइएगा जरूर। ये जब जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, चीन के साथ युद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ, वर्ल्ड वार हुआ था ना, उस तरह की जब भी कोई दुर्घटना या बड़ी इवेंट होती है, उसमें ये नाना प्रकार के चक्र, मैथमेटिकल जो डायग्राम्स जो है बनाकर, उसको चक्र कहा गया ज्योतिष में, इनको बना करके ये दर्शाया जाता है कि भाई कोई आने वाले टाइम में कोई अशुभ समाचार तो नहीं आ रहा है। तो उसको मैं बता देता हूं। पद्म पुराण में एक कहानी है कि राजा दशरथ को चेतावनी देते हुए कहा था कि जब शनि का रोहिणी नक्षत्र आता है वृषभ राशि में 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट में प्रवेश होता है, तब भयंकर तबाही मचाने वाला युद्ध होता है। ये उसमें शास्त्र में लिखा हुआ है। दोनों विश्व युद्ध 1914 से 18, 1939 से 45 के समय जब भारत उसमें शामिल हुआ, तब उस समय शनि रोहिणी नक्षत्र में था। इतना ही नहीं, 1971 के युद्ध के समय भी शनि इसी नक्षत्र में था। युद्ध जैसी अवस्था के समय शनि मंगल की किसी न किसी फॉर्म में कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। ज्योतिष में पाराशर दृष्टि के सिद्धांत के अलावा इन्हें विभिन्न मैथमेटिकल प्रैक्टिसेस जैसे चक्र आदि से देखना चाहिए। यह सिद्धांत राहु केतु के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने और मंगल के योग से भी देखा गया है। मई एंड 1984 जून में भी ये योग बना था। तब पंजाब में भयंकर रक्तपात हुआ था। पंजाब की जो आतंकवादी पीरियड था वो उसी पीरियड में आया था, जब हुआ कंसंट्रेशन ऑफ प्लैनेट्स इन रोहिणी नक्षत्र एक्सपेक्टेड बाय मार्स ओपनड ए चैप्टर ऑफ ब्लड स्टेन इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। तो जब नरेंद्र मोदी जी ने ओथ लिए 7:23 पर, यह संगठा चक्र मैंने बनाया है। इस संगठा चक्र में ये देखिए, मंगल से राहु पीड़ित हो रहा है और शनि से पीड़ित हो रहे हैं मरकरी, सूर्य और शुक्र। शनि से पीड़ित हो रहे हैं मरकरी, सूर्य और शुक्र। तो इसका अर्थ यह है, इस सरकार में नाना प्रकार के दुर्घटनाएं, युद्ध जैसे हालात पैदा होंगे। आतंकवादी घटनाएं जो अभी तक आपने 10 साल में नहीं देखी, वो होती चली जाएंगी। चीन से भी हो सकता है, आपके पड़ोसी देशों से संबंध खराब होंगे और गृह युद्ध जैसी स्थिति होगी। आप 10 जुलाई को मंगल राशि बदल रहा है, तो ये कुंडली आपकी नरेंद्र मोदी जी की ओथ वाली कुंडली मैंने दिखाई है। उसमें मंगल 6वें घर का स्वामी है, 7वें घर में जाएगा। आपस में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति पैदा होती है एलाइज के साथ में, गठबंधन में। तो ये निरंतर इस चक्र के जरिए भी मैंने आपको बता दिया। 10 जुलाई के बाद आप सहयोगी यानी नीतीश बाबू और नायडू दोनों से कुछ मतभेद हो सकते हैं क्या? बिल्कुल मतभेद होंगे। उस मतभेद के ऑलरेडी बीच पड़ चुके हैं और ये मतभेद होंगे। अभी किसी ने मुझे शेयर किया था कि नीतीश कुमार को अचानक अस्पताल में, मेदांता हॉस्पिटल में पटना में एडमिट कराया गया है। आप चेक कर लें दर्शक, उनकी तबीयत बिगड़ गई है। तो मैंने आपको पहले ही आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि भाजपा की जो वर्षफल की कुंडली है, महत्वपूर्ण नेताओं के बीमारी और उनके अशुभ समाचार होने का योग है। तो याद रखिएगा दर्शक कि भाजपा का 10 साल में जिसने साथ दिया है, उनका पूरा कैरियर बर्बाद हो गया। जैसे मायावती, जैसे जगन रेड्डी, जैसे नवीन पटनायक, जैसे केसीआर, जब भाजपा ने चोर दरवाजे से ऑर्डिनेंस ला करके बिल पास कराए हैं, इन चारों लोगों ने हमेशा भाजपा का साथ दिया और देश के साथ अन्याय किया और आज वो चारों जीरो हो गए हैं। इसी तरह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी समझ लें कि इसी तरह भाजपा की गृह दशा इतनी खराब चल रही है कि जो उसके साथ जुड़ेगा उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी, क्योंकि काल उसको दंड जरूर देगा। बिल्कुल ठीक है। अंत में राजीव जी, आज आपसे ज्यादा समय ले लिया, अब आपके हनुमान जी की चौपाई सुनने का समय आ गया है। हाँ, मैं एक जल्दी से एक बात खत्म करता हूँ। दरअसल मैं बोलना तो चाहता था कि भाई देखिए, 21 जून को योग दिवस है। 21 जून को योग दिवस है और योग दिवस क्यों उन्होंने ये तारीख दी गई थी, क्योंकि 21 जून 1940 को डॉक्टर बलीराम हेडेवार जी ने उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसीलिए भाजपा की जब सरकार आई तो 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाती है। लेकिन योग के रूप में मैं आपको बता देता हूं कि योग का अर्थ यहाँ पर आसन नहीं है। आसन को कहते हैं पोस्चरिंग, मतलब पोस्चर बनाना।
आपकी गर्दन अगर टेढ़ी रहती है तो आप जो है कुछ इस तरह के आसन करिए, गर्दन सीधी रहे। आपकी बैक एक रहती है, आपका बैठना उठने का पोस्चर गलत है, तो हम पोस्चरिंग ठीक करते हैं। तो लेकिन योग का अर्थ यहाँ पर मेडिटेशन से ही है, क्योंकि योग का योग चित्त वृत्ति निरोध है। पतंजलि कहते हैं, ये पतंजलि की जो पुस्तक है अपनी क्या नाम है, हाँ, ये पतंजलि योग सूत्र है, ये बहुत अच्छी पुस्तक है। इसमें सारे योग की व्याख्या दी हुई है सारे संस्कृत में। तो इस पुस्तक में सेकंड श्लोक में कहा गया है योग चित्त वृत्ति निरोध है, मतलब योग जो है बेसिकली मेंटल थॉट्स वेव्स को कंट्रोल करना ही योग है, और उसी से आप ईश्वर की, योग का अर्थ है मतलब परमात्मा से जुड़ना। परम आत्मा, आत्मा हमारी अंदर है, आपके अंदर है, और परम आत्मा वो सुप्रीम है, उसके साथ जुड़ना ही योग है। तो कृपया करके, और उसको देखिए 4 प्रकार के योग माने गए हैं, भक्ति योग, लय योग, मंत्र योग और राजयोग। ये जो आसन वाला है ये राजयोग में आता है। तो सबसे सुंदर, सबसे आसान, बिना पैसे के भक्ति योग है। इसीलिए मैं लोगों से बार बार कहता हूं कि हनुमान जी के शरण में रहिए। और मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो संजय जी, आत्मा जो होती है ना, मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूं, आपका समय मैं समझ सकता हूं। आत्मा किस रूप में व्यक्त की जा सकती है? आत्मा को आप देख सकते हो क्या? भगवान कृष्ण ने कहा इसको कोई जला नहीं सकता, मार नहीं सकता, देख नहीं सकता। आत्मा प्राण के रूप में व्यक्त होती है। आपको पता है आत्मा का जो आप एक्सप्रेस फील कैसे कर सकते हो? प्राण के रूप में। इसीलिए जब आपके प्राण चले जाते हैं तो आपका कहा गया आत्मा चली गई। तो इसीलिए मैंने जो दर्शकों जो आपको कहा है, आपको एक बहुत सुंदर आज आपको ये उपनिषद दिखा रहा हूं। ये मांडूक्य उपनिषद है संजय जी, मांडूक्य उपनिषद। ये इसमें केवल 12 मंत्र हैं, ये सबसे छोटा उपनिषद है, और इसमें ओम की व्याख्या है। जो ओम आप बोलते हो ना अपने डे टू डे लाइफ में, इसमें पूरा ओम की व्याख्या है। तो ओम को मैं बता देता हूं, आ छोटा प्लस ओ प्लस मां में आधा हलंत, इससे 3 शब्दों से मिलकर ओम बना है। तो मैं दर्शकों को आपकी हेल्थ के लिए बता देता हूं, 21 जून से पहले आप इसको प्रैक्टिस में लाइए। संकल्प ले लीजिए कि पूरा प्राण लेंगे पेट से, सुबह उठ करके पूरा प्राण, जिसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। अगर जिनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, बहुत संजय जी एक जानकारी और बता देता हूं आपको मैं, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है संजय जी, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, वो पहले अपने पेट पे हाथ लगा लें और एक हाथ ध्यान मुद्रा में रखें और डीप ब्रीदिंग करें पेट से। तो हाथ आपको महसूस होगा हाथ आगे पीछे जा रहा है। तो जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट पीछे जाएगा, सांस लेंगे तो आगे जाएगा। 25 काउंट करेंगे। पहले महीने, दर्शक सुन लें, पहले महीने पहले अपने प्राण को बैलेंस करेंगे 1 महीने तक। दूसरे महीने भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, भगवान कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि अर्जुन जो है, इसमें गीता में 6वें अध्याय में पूरा व्याख्या की है मेडिटेशन की भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण कहते हैं अपनी नाक की टिप पर, माना नाक के आगे वाले पॉइंट पर अपना माइंड का कंसंट्रेशन ले आइए। 2nd मंथ में जब आप इनहेल और एक्सहेल करेंगे, 3rd मंथ में, तीसरे महीने में आप जब एक्सहेल करें तो आप ओम बोलिए, जैसे मैं बोलता हूं। मैंने ब्रेथ पूरा श्वास लिया, ये ओम आप पेट से शुरू करेंगे, मूलाधार चक्र से, ओ अनाहत पर लेके आएंगे, ओ हृदय पर, और माँ जो है हमिंग की साउंड, होठ बंद हो जाएंगे और हमिंग की साउंड सहस्त्रार चक्र पे। आप देखिए कभी जीवन में माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं होगी, मेमोरी शार्प हो जाएगी और ब्रेन के कभी डिसऑर्डर नहीं होंगे। नर्वस सिस्टम को पावरफुल बनाने के लिए बता रहा हूँ, ये बहुत सुंदर टेक्निक है। तीसरे महीने में इसको ओम के साथ जब ओम बोलेंगे तो मुंह खुलेगा तो आपका श्वास बाहर निकल जाएगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें। 3 महीने बाद दर्शक बताएं आपको अगर बीपी शुगर कम ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अब चलते चलते एक जानकारी एक बता रहा हूँ, बहुत छोटी सी जानकारी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया हूँ इसको बिना शेयर किए हुए। जब मैं शिकोहाबाद अभी गया था अपने जन्म स्थान, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा भी था कि दर्शकों मैं शिकोहाबाद जा रहा हूँ। शनिदेव का जन्म जो है 6 जून को था जन्मोत्सव। बड़ा अमावस्या होती है, ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनिदेव का जन्म हुआ था। तो संजय जी जब हम पूजा कर रहे थे वहां पर, तो जानकारी लोगों को मिल गई, लोग मिलने के लिए आए। तो उसमें से एक सज्जन आया मेरे पास, आर्मी का सूबेदार था। दर्शक मेरी बात को ध्यान से सुने, वो आर्मी का सूबेदार था और हम लोग मंदिर के प्रांगण में 20-25 लोग बैठे हुए थे।
वो चुपके से मेरे कान में आया और बोलने लगा कि मैं मुसलमान हूं। सूबेदार, आर्मी का सूबेदार, मैं मुसलमान हूं, क्या मैं आपकी पूजा में बैठ सकता हूं? तो मैंने उससे कहा कि अरे क्यों नहीं, आप बैठिए भाई, आपके अंदर भी आत्मा है। परमात्मा का अंश, भगवान ने गीता में कहा है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातना, हे अर्जुन सभी जीवों में मेरा अंश है। तो मैंने आपके अंदर भी अंश भगवान का, ये मेरे अंदर भी अंश, आप बैठिए। संजय जी 45-47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और उसमें हवन की अग्नि, 2 घंटे हमने हवन किया है वहां पर 108 शनि गायत्री मंत्र के साथ। उस पूरे अनुष्ठान में वो मुस्लिम जो है आर्मी का सूबेदार बैठा रहा है, और बाद में आरती करी है उसने। और उसके बाद आपको गवाह के रूप में बता देता हूं, अशोक यादव जी जो पूर्व भाजपा मंत्री रहे उत्तर प्रदेश से, वो और पत्नी भी उनकी शामिल थी हवन में। आप उनसे पूछ लीजिएगा। हवन खत्म होने के बाद में सब लोगों को मैंने कहा कि देखिए, ये जन्म से मुस्लिम घर में पैदा हुए हैं, इन्होंने मेरे से प्रार्थना की थी कि क्या मैं, वो मुझसे मिलने के लिए आए थे एक्चुअली, तो वो कह रहे कि मैं इसमें पूजा में बैठना चाहता हूं। तो मैंने कहा बैठिए, और पूरा अनुष्ठान उस व्यक्ति ने अटेंड किया। इसी तरह से हम अपने धर्म संस्कृति को बढ़ा सकते हैं। जब तक हम भाईचारा का संदेश नहीं भेजेंगे, तब तक हमारा धर्म महान नहीं हो सकता। धर्म महान ये इसलिए नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि तू क्या खा रहा है, तू क्या पहन रहा है, इस पर हम पॉइंट आउट करते रहे, इससे नहीं, इससे धर्म छोटा होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये आरएसएस की एक पुस्तक बताता हूं। आरएसएस दरअसल जो है, आरएसएस की बैकग्राउंड में एक कमी है कि इन्होंने, जैसे आप अपने बच्चे को पालिए ना, और उसको पालने के समय से ही आप उसके कान में रोज बोलिए कि तेरी बुआ खराब है, तेरे चाचा खराब है, तेरे ताऊ जी खराब है, तेरी नानी खराब है, दादा खराब है, तो आप बच्चे को जहर दे दे करके पाल रहे हो, सपोले बना रहे हो, विषैले। तो आरएसएस की भी एक विचारधारा गलत थी कि उन्होंने मुस्लिम जो जितने भी मुगल पीरियड के जितने भी संघर्षों को बता करके इस तरह का माइंडसेट बना दिया कि स्वस्थ माइंड के जो है इनके स्वयंसेवक तैयार नहीं हो पा रहे हैं। ये गलत है। अब चलने दीजिए आगे, काल सबको दंड देगा। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, कृपा करहूं गुरुदेव की नाम। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपका, आपने समय दिया। तो ये थे राजीव नारायण शर्मा। आपने पूरी बातचीत सुनी, आपको समझ में आया होगा कि क्या ज्योतिष ज्ञान है राजीव का। जबरदस्त तरीके से बात करते हैं राजीव जी। मुझे बताइएगा ये बातचीत आपको कैसे लगी। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।